नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की खबरें और इन तमाम खबरों के साथ मैं हूं नवीन सक्सेना और आज इन खबरों पर अपनी विशेष राय और चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मनोज जोशी। मनोज, स्वागत है आपका। धन्यवाद। नजर अब तक की खास खबरों पर। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट का कप्तान नियुक्त किया गया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और अंतिम 2020 मैच कल कोलकाता के ईडन गार्डन में। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में 276 रन से पराजित किया। साकेत माइनेनी और रामकुमार रामनाथन ने बेंगलुरु ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता और भारत को 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करने का अधिकार मिला। ये सत्र मुंबई में आयोजित किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रोहित शर्मा को क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट का कप्तान नियुक्त किया है। चयन समिति के अध्यक्ष चेतन शर्मा ने आज इसकी घोषणा की और आज ही श्रीलंका के साथ खेली जाने वाली 3 मैचों की 2020 और टेस्ट श्रृंखला के लिए भी भारतीय टीम की घोषणा की गई। इस तमाम खबर पर पहले सुन लेते हैं हम वीरेंद्र कौशिक से ये रिपोर्ट और फिर इस पे अपने विशेषज्ञ, अपने एक्सपर्ट मनोज जोशी से चर्चा करेंगे कि ये उठापटक क्यों हुई, कौन आया, कौन गया और किस लिए आया और किस लिए गया। भारतीय टेस्ट टीम को नया कप्तान मिल गया है। अब तीनों फॉर्मेट में कमान रोहित शर्मा के हाथ में होगी। 2013 में भारत के लिए पहला टेस्ट मैच खेलने वाले रोहित टीम इंडिया के 35वें टेस्ट कप्तान होंगे। इससे पहले रोहित शर्मा फिटनेस संबंधी कारणों से दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर नहीं जा सके और उनकी जगह वनडे टीम की कप्तानी केएल राहुल ने की, जहां भारत को 0-3 से क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही श्रीलंका के खिलाफ खेली जाने वाली 3 मैचों की T20 और टेस्ट सीरीज के लिए भी टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। टेस्ट टीम से लंबे समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को ड्रॉप कर दिया गया है। इन दोनों खिलाड़ियों के अलावा तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा और विकेटकीपर रिद्धिमान साहा को भी टेस्ट टीम में शामिल नहीं किया गया है। संजू सैमसन की 7 महीने के बाद वापसी हुई है। श्रीलंका के साथ T20 सीरीज के लिए उन्हें टीम में शामिल किया गया है। सैमसन टीम में ईशान किशन के साथ दूसरे विकेटकीपर के रोल में नजर आएंगे। भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट 4 मार्च से मोहाली के मैदान में खेला जाएगा। वीरेंद्र कौशिक, स्पोर्ट्स स्कैन। मनोज, भारतीय टीम को टेस्ट टीम में एक नया कप्तान मिल चुका है। तीनों फॉर्मेट ये कप्तान होंगे और 35वें टेस्ट कप्तान होंगे। चयन समिति ने एक बड़ा रोल निभाने की जिम्मेदारी अब रोहित शर्मा को सौंप दी है। जी हाँ, बिल्कुल। पिछले दिनों कपिल देव ने कहा भी था कि अगर कोई किसी कंपनी में एक सीईओ हो तो अच्छा रहता है, अगर 2 सीईओ हो तो टीम जो है बढ़ जाती है। तो शायद इस बात को ध्यान में रखा उनके शिष्य जो है या उनके साथ जो खेलते थे चेतन शर्मा, सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन। तो रोहित शर्मा के साथ बस अब ये है कि जो वर्कलोड मैनेजमेंट की एक तरफ हम बात करते हैं, आप तीनों फॉर्मेट में उनको कप्तान बना रहे हैं, तो तीनों फॉर्मेट में कप्तान बनाने से कितना उन पर दबाव आएगा, कितना प्रेशर आएगा। उनकी हैमस्ट्रिंग इंजरी देखिए। कप्तान बनने का जो विशेष, जो सबसे बड़ा मापदंड है वो यही होना चाहिए कि आप पहले अपनी फाइनल 11 में टीम में जगह बनाएं, क्योंकि उनके साथ इंजरी प्रोन उनका शरीर है। आप देखेंगे जो उनको हैमस्ट्रिंग में खिंचाव होता है, जो रिपोर्ट आई है एनसीए से, वो ये है कि अगर वो तेज भी दौड़ेंगे तो उनके हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ सकता है। और अगर आप व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं उसमें आपको तेज दौड़ना पड़ता है, क्विक सिंगल्स लेने पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि वो बाहर होते हैं तो फिर एक उप कप्तान को आप कप्तान बनाते हैं, फिर दूसरा कप्तान आपको रखना पड़ेगा। तो ये कैप्टन का जो खेल है ना, कई बार टीम को नुकसान भी पहुंचाता है। इसका अर्थ हम ये निकाल सकते हैं कि आगामी जो टेस्ट श्रृंखलाएं हो रही हैं और जो व्यस्त सीजन है भारत का, उसमें हो सकता है कि इंजरी की वजह से कई मैचों में रोहित शर्मा टीम से बाहर भी रह सकते हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पर। और मैं तो कहूंगा ऋषभ पंत को कहां तो हम उत्तराधिकारी मान रहे थे विराट कोहली का, उनके नाम पर विचार हुआ है, लेकिन उनको उपकप्तान नहीं बनाया है तो जसप्रीत बुमराह को बनाया है उपकप्तान। ये भी बहुत चौंकाने वाला फैसला है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह भारत में तो खेलते ही नहीं है वो। अगर आप पूरा उनका एक कैलेंडर वर्ष का देखेंगे उनका परफॉर्मेंस, तो भारत में टेस्ट मैच उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद में जो खेले थे और उसके अलावा उन्होंने ना न्यूजीलैंड के खिलाफ थे, ना उससे पहले वो टीम में थे। अब ऐसे खिलाड़ी को आप उपकप्तान बना रहे हैं। अब वो जब भारत में कोई सीरीज होगी तो जाहिर सी बात है फिर आपको उपकप्तान को दूसरा बनाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है शायद यहां पर दूरदर्शिता की कमी दिखाई दी है। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट नजर आ रहा है। आप ऋषभ पंत को उपकप्तान बनाते हैं एक श्रृंखला में और जब चयन समिति होती है, आप चयन करते हैं, उन्हें उपकप्तान से हटा दिया जाता है। आने वाले मैचों के अंदर, जैसा कि अभी हमने रिपोर्ट में सुना और जो आ रहा है कि श्रीलंका के साथ जो मैच खेले जाएंगे, आप उनमें से भी ऋषभ पंत को बाहर रखते हैं।
क्या हम यहाँ पे ये मान के चलें एक नई टीम का अवतार हो रहा है, एक नई टीम का सृजन हो रहा है आने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट्स के लिए, जो कि पूरा साल व्यस्त है? जी हाँ, वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए जो बीसीसीआई है उसने ये छूट दे रखी है उन खिलाड़ियों को कि जो तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार जब वो ब्रेक लेना चाहें पहले वो उसकी सूचना दें। तो विराट कोहली तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, ऋषभ पंत तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। अब अगर ये तीसरे T20 में उपलब्ध नहीं होते और उससे अगली सीरीज में भी T20 में उपलब्ध नहीं होते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक्सपोजर अब मिलेगा, बेंच स्ट्रेंथ हमें मजबूत करने का और मौका मिलेगा, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप अब 8 महीने रह गए हैं। अगले साल वनडे की भी हमें तैयारी करनी है, वर्ल्ड कप होना है, भारत उसकी मेजबानी कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि अगर कोई प्लेयर बीच में रेस्ट लेता है बहुत अच्छी बात है, आपकी बेंच स्ट्रेंथ को परखने का मौका मिलेगा। आखिरकार अब आप देखिए ऋतुराज गायकवाड़ का क्या दोष है, यही दोष है कि उसने 4 सेंचुरी बनाई है, टीम में जगह बनाई है, शानदार प्रदर्शन किया है, उसके बावजूद ये तीसरी सीरीज है जिसमें वो नहीं है, बेंच पर बैठे हैं। बेंच पे बैठने की बात हुई, आपने टीम में बहुत सारे परिवर्तन भी हमें देखने को मिले हैं, कुछ को टीम से बिल्कुल ही बाहर कर दिया गया है। चेतेश्वर पुजारा जैसे खिलाड़ी पर अब चयन समिति का विश्वास उठ चुका है, ईशांत शर्मा से पूरा विश्वास उठ चुका है, जैसा कि हमने अभी देखा। अब ईशांत शर्मा ना तो आईपीएल में ही उनकी बिक्री हुई है, ना ही वो आने वाली श्रृंखलाओं में नजर आएंगे। चेतेश्वर पुजारा के साथ भी यही नजर आ रहा है। चेतेश्वर पुजारा की जगह अब कौन ले सकता है और ऐसा क्यों हुआ उनके साथ? देखिए, हनुमा विहारी जो है वो एक टेक्निकली साउंड प्लेयर हैं और जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक मैच निश्चित में भारत को निश्चित हार से बचाया था और उसके बाद भी जब जब उन्हें मौका मिला उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया है। अब ऐसे खिलाड़ी अगर मान लीजिए अजिंक्य रहाणे एक मेलबॉर्न में सेंचुरी बनाते हैं, उसको आप जिंदगी भर तो नहीं ना भुला सकते आप। पुजारा जो है ठीक है, तो बहुत ही बेताज बादशाह रहे, भारतीय टीम के एक आधार स्तंभ रहे, हमें उनको देखकर राहुल द्रविड़ की भी याद आती रही। लेकिन अब उनके आउट होने का तरीका अगर आप देखेंगे तो फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट खेलते हुए भी गेंद को बीचों बीच नहीं ले पा रहे हैं वो। ऐसा एक बार नहीं 3 या 4 बार लगातार आउट होने का उनका यही तरीका रहा। तो इसका मतलब कहीं कुछ रिफ्लेक्सेस में कुछ दिक्कत आ रही है। तभी बीसीसीआई के अध्यक्ष जो है सौरभ गांगुली ने उनको कहा कि आप खेलिए, डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलिए। अब डोमेस्टिक क्रिकेट में खेले हैं तो रहाणे ने तो अपना काम कर दिया सेंचुरी बनाकर, लेकिन पुजारा 0 पर आउट हुए। अब भले ही अजिंक्य रहाणे ने काम किया लेकिन उनको भी टीम से बाहर ही रखा गया है। संजू सैमसन की वापसी हुई है, उन पर विश्वास जताया गया है कि चयन समिति ने क्या कुछ देखा उनके अंदर। देखिए, ऋषभ पंत मौजूद नहीं है इसलिए उनको एक विकल्प के तौर पर रखा गया है टीम में। अब उनको खिलाया जाएगा या नहीं खिलाया जाएगा, क्योंकि उनमें निरंतरता की बहुत कमी है। अगर आप देखेंगे आईपीएल भी उठाकर देखेंगे तो शारजाह में उन्होंने बहुत ही ताबड़तोड़ 2 अच्छी पारियां खेली, उसके बाद वैसी पारियों को देखने के लिए उनके फैंस तरस गए, वैसी पारी उनकी तरफ से दोबारा देखने को नहीं मिली। तो ईशान किशन क्योंकि अब उनके टेक्निकल कुछ दिक्कतें सामने आई हैं तो हो सकता है यहां पर संजू सैमसन को अवसर दिया जाए, क्योंकि हमें बैकअप विकेट कीपर भी तलाशना है। लेकिन अब क्योंकि भरत को हमने साहा की जगह पर रखा है टेस्ट क्रिकेट में, जिन्होंने बहुत आला दर्जे का प्रदर्शन किया है डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो मुझे लगता है जितना एक्सपोजर या जितने यंगस्टर्स उभर कर सामने आ रहे हैं उनको मौका मिलना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी खूंटा गाड़कर अपनी जगह पक्की समझे और परफॉर्म न कर पाए। अब मनोज, जिस तरह की भारतीय क्रिकेटरों की, भारतीय खिलाड़ियों की बेंच स्ट्रेंथ है, जिस तरह से परफॉर्मेंस हो रही है और बहुत से अच्छे खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ऐसे में चयन समिति के लिए बहुत कंफ्यूजन रहा होगा कि किस खिलाड़ी को हम रखें, किस खिलाड़ी को बाहर करें, क्योंकि अंडर 19 के खिलाड़ी भी बिल्कुल मुहाने पे खड़े हैं जिस तरह की बैटिंग और जिस तरह की बॉलिंग उन्होंने करी है, और आईपीएल के अंदर भी बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो बिल्कुल मुहाने पे खड़े हुए हैं। ऐसे में जो टीम का चयन हुआ है ये कितना सही है? क्या इससे भी कुछ बेहतर हो सकता था? कप्तानी और उप कप्तानी का मामला मैंने उठाया, लेकिन जो प्लेयर्स हैं सारे डिजर्व करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने छठे बॉलर के तौर पर जो है छठा बॉलिंग ऑप्शन रखने के लिए आपने वेंकटेश अय्यर को भी चुना, दीपक हुड्डा को भी चुना, और दोनों ने अपने अपने दम पर मैच भी जिताए हैं अपने साथी सूर्य कुमार यादव के साथ। तो टीम तो खिलाड़ियों को लेकर ऐसा नहीं है कि कोई खिलाड़ी गलत चयन हुआ है, सभी खिलाड़ियों का चयन अच्छा हुआ है। बस कप्तानी और उप कप्तानी का मसला जो है ना, उसको अगर सुलझा लिया जाता, और खासकर उप कप्तानी का मसला, तो मुझे लगता है और बेहतर रहता। मनोज, कहीं ना कहीं लगता है कि जितने भी नए चेहरे अब टीम में दिखाई देंगे, कुछ पुराने चेहरे और कुछ नए चेहरे भी दिखाई देंगे, लेकिन क्या डू यू थिंक कि अगर बुमराह हैं, शार्दुल ठाकुर हैं और शमी हैं, सिराज हैं, इस तरह के खिलाड़ियों के रहते हुए क्या इनको मौका मिल सकता है क्या? देखिए, शार्दुल को तो अभी रेस्ट दिया गया है, लेकिन आवेश खान हैं, बहुत उभरते हुए खिलाड़ी हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो डेथ ओवर में हर्षल पटेल ने बहुत शानदार गेंदबाजी की वेस्ट इंडीज के खिलाफ। आपने दूसरे T20 मुकाबले में भी देखा जब उन्होंने 2 स्लोअर बॉलर से एक तरह से मैं कहूंगा
पावेल के बढ़ते हुए कदमों को रोक दिया और भारत को शानदार जीत दिलाई। भुवनेश्वर कुमार को भी पूरी तरह खारिज नहीं किया। तो ये टीम प्रबंधन की और चयनकर्ताओं की बहुत अच्छी सोच है कि इन्होंने पुजारा और रहाणे को भी टेस्ट क्रिकेट में अवसर दिया था। उनको बिल्कुल खारिज नहीं किया था साउथ अफ्रीका में। लेकिन अब यहां क्योंकि ये खिलाड़ी नए उभर कर सामने आए हैं तो अब इनको भी मौका देना है, तो इसलिए थोड़ा बहुत आगे पीछे किया गया है। लेकिन कोई इसमें सिफारशी आदमी कहिए या ऐसा कुछ नहीं है। भुवनेश्वर पर भी भरोसा किया गया है और भुवनेश्वर ने जो 19वें ओवर में जो गेंदबाजी की है और सिर्फ 4 रन दिए हैं, अगर आप देखेंगे तो वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और अगर आप देखें 124 रन दोनों टीमों ने बनाए हैं 15-15 ओवर में। लेकिन 124 के बाद जो अगले 5 ओवर हैं उसमें हम 62 रन बनाते हैं, लेकिन जो वेस्ट इंडीज है वो इतने रन नहीं बना पाती। यही दोनों टीमों के बीच का अंतर साबित हुआ। हम डेथ ओवर में भी अच्छे रहे और हम डेथ ओवर की गेंदबाजी में भी और बल्लेबाजी में भी। डेथ ओवर की बात करें, 20वें ओवर की बात करें, जब हर्षल पटेल बॉलिंग कर रहे थे, 2 छक्के उस समय लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मैच हाथ से निकल ना जाए। हाँ, पावेल थे जो अभी सेंचुरी बनाकर आए हैं पीछे। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने शानदार सेंचुरी बनाई, इसलिए उनको अपनी टीम में भी शामिल किया। दिल्ली कैपिटल्स में ऋषभ पंत बहुत खुश हो रहे थे, अंदर ही अंदर 1-2 एक्सप्रेशन भी उनके देखने को मिले क्योंकि वो उनकी टीम में आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद हर्षल पटेल का जो सूझबूझ थी, खासकर जो स्लोअर बॉल फेंकते हैं वो आखिरी ओवरों में, डेथ ओवर में, वही उनके लिए निर्णायक साबित हुई और वो 2 गेंदों ने जो है मैच का नक्शा पलट दिया। ये बात तो भारत की हुई। आई एम टॉकिंग अबाउट द पूरन। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है तीनों ही मैचों के अंदर वेस्ट इंडीज की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल। और वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट के या मैन ऑफ द सीरीज के पूरे हकदार हैं, क्योंकि पंजाब किंग्स की तरफ से भी हमने देखा उनसे रन नहीं बन पा रहे थे। लेकिन अपनी नेशनल टीम से वो लगातार रन बना रहे हैं और उनका फॉर्म में आना यही संकेत देता है कि वेस्ट इंडीज को अब जो खतरे की जो घंटी बज चुकी है वेस्ट इंडीज के लिए, लगातार उसका प्रदर्शन डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, उसको उबारने की जिम्मेदारी उन पर होगी और पावेल वगैरह और पोलार्ड के साथ मिलकर वो टीम को उभारना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। इस बीच भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। भारत 2-0 से आगे है और कल का मैच वेस्ट इंडीज जीतकर अपनी कुछ साख बचाना चाहेगा। जी हाँ, वो साख बचाना चाहेगा और हम बेंच स्ट्रेंथ आजमाना चाहेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ को इस बार मौका मिलना चाहिए क्योंकि अब ऋषभ पंत मौजूद नहीं है, तो उनकी जगह वो खेल सकते हैं और क्योंकि वो पारी की शुरुआत करते हैं। ईशान किशन कहीं भी खेल सकते हैं, उनको आप फ्लेक्सिबल कहीं भी रख सकते हैं, चौथे नंबर पर, तीसरे नंबर पर या और पीछे। और दूसरा मैं कहूंगा विराट कोहली की जगह पर श्रेयस अय्यर को मौका मिलेगा क्योंकि वही एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो शीट एंकर का रोल बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। साथ ही साथ इन मैचों के साथ साथ घरेलू क्रिकेट भी चल रहा है, रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट भी चल रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे सभी खिलाड़ी। अजिंक्य रहाणे की हम बात कर चुके हैं, शाहरुख खान है और कल एक 13 शतक भी जमाया है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो इस समय क्रिकेट की और क्रिकेट खिलाड़ियों की और अच्छे खिलाड़ियों की भरमार है, बारिश है भारतीय क्रिकेट में। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें सरफराज जो लगातार बड़ी बड़ी पारियां खेलते हैं, 275 रन की पारी खेलते हैं, रहाणे 129 रन की पारी खेलते हैं और अब्दुल समद जो हैं जम्मू कश्मीर से आते हैं वो सेंचुरी बनाते हैं। और उसके अलावा अगर आप देखें अभिमन्यु ईश्वरन, वो भी भारत की टीम स्कीम ऑफ थिंग्स के में आते हैं, वो भी 79 रन बनाकर अभी नॉट आउट हैं। तो शाहरुख खान ने 194 रन की बहुत बड़ी पारी खेली है। यश धुल पहले ही सेंचुरी बना चुके हैं, अंडर 19 के खिलाड़ी। तो ऐसी स्थिति में पुजारा या रहाणे अगर पुराने परफॉर्मेंस के दम पर टीम में अपना दावा रखते हैं तो कोई उसका मतलब नहीं है। मैं तो समझता हूं बहुत सही डिसीजन सही समय पर लिया गया है। और अब बात न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले मैच की। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में आज 276 रन से हरा दिया। इसके साथ ही मेजबान न्यूजीलैंड ने 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। दूसरा मैच 25 फरवरी से 1 मार्च के बीच हेगले ओवल में ही खेला जाएगा। बहुत ही शानदार प्रदर्शन मेजबान न्यूजीलैंड का और दक्षिण अफ्रीका से हम हार जाते हैं। और यही दक्षिण अफ्रीका की टीम जब न्यूजीलैंड जाती है तो बहुत बुरी तरह से हार नहीं पिट जाती है, अगर हम क्रिकेट की भाषा में बात करें तो। लेकिन अगर न्यूजीलैंड की टीम साउथ अफ्रीका आई होती तो इतना एक तरफा आपको मुकाबला देखने को ना मिलता, क्योंकि यहां पर तेज हवाएं चलती हैं, कंडीशंस बिल्कुल फेवरेबल हैं। मेरे ख्याल जितनी भी दुनिया में आज टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज हैं उनमें न्यूजीलैंड एकमात्र ऐसी टीम है जिसमें वहां जाकर कोई भी टीम अपना स्वाभाविक खेल नहीं खेल पाती। आप देखेंगे पहली पारी में 7 खिलाड़ी दहाई की संख्या तक नहीं पहुंच पाए, दूसरी पारी में 8 खिलाड़ी दहाई की संख्या तक नहीं पहुंच पाए। भारतीय टीम वहां जाती है,
क्लीन स्वीप का शिकार होती है, पाकिस्तान की टीम वहां जाती है वो क्लीन स्वीप का शिकार होती है, और उसके अलावा अगर आप देखें तो वेस्ट इंडीज की टीम वहां जाती है वो भी क्लीन स्वीप का शिकार होती है। तो एक बांग्लादेश एकमात्र अपवाद है जो वहां से बिना हारे लौटी है, एक मैच हारी, एक मैच जीती। जी मनोज जी, यहां मैं जिक्र करना चाहूंगा कि हालांकि वो मैच खत्म हो चुका है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की, तीनों मैच हारी हैं न्यूजीलैंड के साथ। न्यूजीलैंड की पिचों पे खेलना, जैसा कि अभी हम चर्चा कर ही रहे थे, बहुत मुश्किल है। बेहतरीन स्कोर किया है, आप 279 रन बनाते हैं, 279 रन बनाने के बाद आप हार जाते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट उतने रन बनाना वहां की पिचों पे अपने आप में बहुत बड़ा कारनामा है। बल्लेबाजी के लिहाज से बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन गेंदबाजी में क्योंकि आपके पास इतने सारे रन हैं, उसके बावजूद आप उसका बचाव नहीं कर पा रहे हैं, तो गेंदबाजी को निश्चित तौर पर देखना होगा, परखना होगा कि कहां गलती हो रही है, कहां चूक हो रही है। यही एक चिंतन का विषय। क्रिकेट को छोड़कर अब हम चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की ओर। भारत को चीन के पेइचिंग में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 139वें सत्र के दौरान 2023 में मुंबई में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करने का अधिकार मिल चुका है। यह दूसरी बार होगा जब भारत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करेगा। इससे पहले भारत ने 1983 में नई दिल्ली में इसका आयोजन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को 2023 के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी के लिए चुने जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है, और उन्होंने एक ट्वीट भी किया है कि ये एक यादगार सत्र होगा और इससे विश्व खेलों के लिए सकारात्मक परिणाम जो है वो सामने आएंगे। एक बहुत बड़ी बात है और इतिहास भी है कि आखिर हम उस मुकाम तक अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विशेषकर ओलंपिक में, हमारी जो मौजूदगी है उसको दर्ज कराया जा सके। और ये बात समझी भी जा सकती है नवीन, क्योंकि अगर आप देखें तो ओलंपिक में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, पैरालंपिक हुए वहां हमने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, पहली बार विंटर ओलंपिक में कोई हमारा खिलाड़ी जो है 2 इवेंट्स में क्वालिफाई करने में कामयाब रहा। तो ये सारी चीजें इससे खेल संस्कृति जो है वो विकसित करने में बहुत मदद मिलती है, और भारत सरकार ने जिस तरह से खेलो इंडिया के जरिए खेल संस्कृति को विकसित करने और ग्रास रूट लेवल पर खेलों का विकास करने का जो बीड़ा उठाया है, मुझे लगता है ये एक सकारात्मक पहल होगी, और स्पोर्ट्स फेडरेशन, साई और खेल मंत्रालय, इन सब की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। और अब बात टेनिस की। भारत की साकेत माइनेनी और रामकुमार रामानाथन की जोड़ी ने बेंगलुरु ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स का खिताब जीत लिया है। आज खेले गए फाइनल में उन्होंने भारत के अर्जुन कांधे और ऑस्ट्रिया के अलेक्जेंडर एलर की जोड़ी को 6-3, 6-2 से पराजित किया। इस जोड़ी ने एक बार फिर कमाल करके दिखाया और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हां, बेंगलुरु ओपन 1 ATP चैलेंजर जो था पिछले हफ्ते, उसमें भी खिताब इन्होंने जीता था, और साकेत और रामकुमार रामनाथन इससे पहले भी ये खिताब अपने अलग अलग पार्टनर्स के साथ जीत चुके हैं। और क्योंकि एडिलेड ओपन में इन्होंने खिताब जीता था बोपन्ना के साथ, और अब इनके साथ जो जोड़ी बनी है, महाराष्ट्र ओपन हो चाहे बेंगलुरु ओपन हो, आप लगातार जीत रहे हैं। तो ये डेविस कप क्योंकि 4 तारीख से शुरू होने वाला है, उससे पहले एक अच्छा संकेत है। और अब बात फुटबॉल की। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट ISL में इस समय गोवा में हैदराबाद का मुकाबला गोवा से ही हो रहा है। हैदराबाद के 16 मैचों में 29 अंक हैं और हैदराबाद टूर्नामेंट में अब तक 14 गोल जो है वो कर चुका है। आज का मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए मुकाबले शुरू हो चुके हैं। मुझे लगता है गोवा की टीम तो अब सेमीफाइनल की होड़ से करीब करीब बाहर हो चुकी है, लेकिन हाँ, हैदराबाद की टीम क्योंकि बहुत अच्छा प्रदर्शन उसने किया है, तो टॉप पर रही है ये टीम, और 29 अंक इसने बटोरे हैं। सम्मान बचाए रखने के लिए उनकी एक जद्दोजहद होगी, और उससे भी मुझे लगता है केरल ब्लास्टर्स और ATK मोहन बगान का जो मुकाबला है वो और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है, क्योंकि एक टीम दूसरे स्थान पर है तो दूसरी टीम चौथे स्थान पर है, और पिछले 3 मैच लगातार मोहन बगान ने जीते हैं। तो वहीं केरल ब्लास्टर्स जो है पिछला मैच ईस्ट बंगाल से जीतने के बाद लय पकड़नी उसने शुरू कर दी है। और इन सभी रोमांचक मुकाबलों पर हमारी नजर रहेगी। कल के स्पोर्ट्स स्कैन में हम एक बार फिर आपसे रूबरू होंगे। बहरहाल आज के इस अंक में बस इतना ही। मनोज जी, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम खबरों पर विशेष राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। मुझे यानी नवीन को दे इजाजत, लेकिन चलते चलते आपको बताते चले कि सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट के लिए कप्तान चुन लिया गया है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच कल कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा, और न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में 276 रन से पराजित कर दिया है। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।